A very very good afternoon to all my यकीनियंस, to all my नादान परिंदों. कैसे हैं आप लोग? Good afternoon everyone. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक यस या थम्स अप दे दीजिए, फिर आज की मजेदार क्लास को हम स्टार्ट करेंगे. गुड आफ्टरनून. हेलो 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 अमान, हेलो ज़ेया, रोहित, अनामिका, हनी, भाव्या, सब कैसे हैं मेरे नादान परिंदे? क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं. बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. रेगुलरली आज की क्लास से क्वेश्चंस नीट के अंदर एक्सपेक्टेड होते हैं. मजे से पढ़ेंगे, हंसते खेलते पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा चीजें कब आपको याद हो जाएंगी. समझ तो आएंगी ही आएंगी. बट उसके पहले सबसे पहला काम, और सबसे पहला काम है आशीर्वाद लेना. तो आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद मैं आप सबको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज शेयर करूंगी. एक बहुत ही बेनिफिशियल न्यूज, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स का बैकलॉग है उनके लिए. तो मेरे सभी नादान परिंदों के चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी. आइए स्टेथोस्कोप के नाम, आइए अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का. बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो. खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है. हाँ मेरे नादान परिंदों, आज मॉर्निंग डोज मिस हो गया था. आज कुछ इमरजेंसी केस आ गया था तो मैं बहुत लेट आई वहां से हॉस्पिटल से, इसलिए मैं आपका मॉर्निंग डोज नहीं दे पाई. आई एम रियली सॉरी. ऐसा हुआ करेगा, 100% नहीं 99% तो मॉर्निंग डोज आपको मिलेगा, बट कभी कभी ऐसा होगा तो प्लीज एक्सक्यूज मी. मॉर्निंग डोज नहीं तो मैं आपको नाइट डोज के रूप में आज उसको जरूर दे दूंगी. चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स का भी बैकलॉग हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो फर्स्ट चैप्टर हमने अभी अपने यकीन 2.0 में कवर किया था, आप चाहे मैम से पढ़ रहे हो चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आप इस बैकलॉग को क्लियर करना चाहते हो, आगे आप अपने जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे आराम से कंटिन्यू करिए. तो उनके लिए हम लोग एक 1 शॉर्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं जो कल जूलॉजी का होगा, यानी कल सैटरडे को 5 PM से YT पर होगा ये लाइव. इसमें मैं कंप्लीट एनिमल टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच पूरा का पूरा पढ़ाऊंगी आपको, और पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. बस थोड़ा सा जो लर्निंग रहेगा वो नेक्स्ट वीक में आप मुश्किल से 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा देकर आराम से फिर आपको पक्का याद भी हो जाएगा और ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा. 1 शॉट में जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं 1 शॉट में भी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ. ईश्वर की कृपा है, मेहरबानी है. ठीक है, ये शाम को रखा है ताकि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी. 2 घंटे का रेस्ट कर लेना और उसके बाद तैनात हो जाना. अब इसमें रोना गाना नहीं है, कंप्लेंट नहीं करनी, क्रिब नहीं करनी बेटा, क्योंकि आप खुद से करोगे इतने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट तो आपको टाइम लगेगा, और हम टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से करवाते हैं तो हम कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव होके पूरा बैकलॉग क्लियर करवा देंगे. तो जिसका बैकलॉग है वो यहां आ जाना. कल शाम को 5 बजे यूट्यूब के यकीन चैनल पर है, जहां तक मुझे पता है. हो सकता है कंपटीशन वाला पे हो, वो कंफर्म हो जाएगा. वैसे अभी तक तो यकीन YT चैनल पर शेड्यूल्ड होना चाहिए. आज आपका बॉटनी का है शाम को 5 बजे से. जिसका भी बॉटनी का बैकलॉग है वो वहां पे सर को ज्वाइन कर सकते हैं. और कल सैटरडे को जूलॉजी का है. ठीक है, सैटरडे को जूलॉजी है, आज बॉटनी है. ऐसे ही बेटा नेक्स्ट वीक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो पार्ट्स हुए हैं उसका बैकलॉग क्लियरिंग हो जाएगा. खुश हैं सब लोग? जल्दी से दिल 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 दे दीजिए. होगा बेटा, केमिस्ट्री फिजिक्स सबका होगा. मैंने बोला है बेटा एक बार चैनल नेम कंफर्म करने के लिए. हाँ, यकीन पे ही है बेटा, यकीन पे ही है. यकीन चैनल पर है, आज सर का लगा हुआ है, उस पे लाइव ऑलरेडी शेड्यूल्ड है. यकीन YT चैनल इस चैनल पर आएगा. ठीक है, बॉटनी का आज है. आज रुपेश सर ले रहे हैं बॉटनी का, आज शाम को. ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो चुका है, बट अभी पहले क्लासेस कर लो. ठीक है, इसीलिए हमने इसको इवनिंग में रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए,
करें शुरू। चलो मेरे नादान परिंदों, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। अगर मैं एक शॉर्ट में बात करूं, एक चीज आपको रिवाइज कराऊं, लिखो मेरे साथ। ट्रेकिया के अंदर हमने पढ़ा था बेटा, कितने स्टूडेंट्स को याद है, एनिमल टिश्यू में सूडो स्ट्रैटिफाइड होती सिंगल लेयर्ड है, दिखती मल्टी लेयर्ड है, कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, ये कंडक्टिंग पार्ट में आता है और कंडक्टिंग पार्ट में सीलिया होते हैं टू क्लियर द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। सेम इसी तरीके से जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई, उनमें भी सेम सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। इसमें हमने पढ़ा था कुछ लंबे कुछ छोटे ऐसे सेल्स होंगे और उनमें सीलिया होगा। याद आ रहा है स्टूडेंट सबको? ये हमने पढ़ा था। चलिए अब जब ब्रोंक्यूल्स की बारी आएगी बेटा, तो इनिशियल ब्रोंक्यूल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट। जबकि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है और उसके बाद एल्व्यूलर डक्ट है और फाइनली एल्व्यूलाई है, ये एक्सचेंज पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट। बेटा एक्सचेंज पार्ट में सीलिया नहीं होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट में सीलिया होते हैं, एक्सचेंज पार्ट में सीलिया नहीं होते हैं। तो यहां दोनों जगह पर नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम होगी, नॉन सीलिएटेड, जबकि यहां पर सीलिएटेड होगी, सीलिएटेड, क्योंकि ये कंडक्टिंग पार्ट होता है पूरा सीलिएटेड। ठीक है, नाउ यहां पे बेटा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होती है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। इसका मतलब आप सब ऑलरेडी जानते हैं, कॉलम जैसे सेल होंगे, सिंगल लेयर होगी और उसमें सीलिया होगा, ऐसे टॉल सेल होंगे, बेस पे न्यूक्लियस होगा और सीलिया होंगे। जबकि यहां पे और छोटा हो जाएगा, और डिवीजन है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगी, सिंपल क्यूबॉइडल, बट नॉन सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड, यानी ऐसे क्यूब जैसे सेल्स होंगे, क्यूब जैसे। और फाइनली एल्विलाई में और ज्यादा पतली एपिथेलियम हो जाएगी, यानी सिंपल फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी, यानी इस तरह से फ्लैट सेल्स होंगे, फ्लैट सेल्स। हाँ बेटा लिखना है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम पढ़ाई थी कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई में सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सिंपल कॉलमनार है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में सिंपल क्यूबॉइडल है और एल्विलाई में सिंपल स्क्वैमस आ जाती है। जितना भी कंडक्टिंग पार्ट है यानी ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, उन सब में सीलिया मिलेंगे और जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट है उसमें सीलिया एब्सेंट होंगे। इन दोनों को मिलाकर ये सारा ब्रोंक्यूल वाला पार्ट है, ब्रोंक्यूल। मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये मैं इतना ज्यादा स्पेसिफाई करके क्यों बता रही हूं, एक्चुअली जब एम्स का अलग से एग्जाम हुआ करता था तो एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था कि ब्रोंक्यूल्स हैव कॉलमनार, क्यूबॉइडल, बोथ, तो आंसर क्या लगाओगे बताओ। अगर पर्टिकुलरली इनिशियल से टर्मिनल बोलेंगे तो सिंपल कॉलमनार, रेस्पिरेटरी बोलेंगे तो सिंपल क्यूबॉइडल, बट जनरल वर्ड ब्रोंक्यूल दिया है और बोथ ऑप्शन में दिया है तो वहां आंसर बोथ था। ठीक है, आपको अगर याद हो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के अंदर जब हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर पढ़ा था, इसमें एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, तो यहां पर हमने सीलिएटेड एपिथेलियम के 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। इस चैप्टर के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम के 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एक हमने फैलोपियन ट्यूब पढ़ा था जहां पर ओवा आएगा
जाइगोट फॉर्म होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, और दूसरा हमने ब्रोंक्यूल पढ़ा था। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, ये जो शुरू के ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें सीलिया है, इस रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट वाले ब्रोंक्यूल में सीलिया नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात मुझे आपके जहन में बिठानी थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देनी थी। बेटा सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड अंशी, ये मैं अभी नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। ये आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर में सुन सकते हैं, या जब कल वन शॉट लूंगी तो वहां पर एक आइडिया दूंगी आपको, ठीक है। सूडो मतलब झूठा, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स, दिखती मल्टी लेयर्ड है बट होती सिंगल लेयर्ड ही है, कुछ लंबे कुछ छोटे सेल्स होते हैं। चलिए यहां तक हो जाए, जरा डन 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 कर दो मुझे, क्लियर। चलिए अब सुनिए मेरी बात स्टूडेंट्स, एक जबरदस्त बात आपको बताती हूं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी इसके बाद कुछ लिखना मत। सबसे पहला स्टेप होगा सांस अंदर लेना, हवा अंदर लेना और हवा छोड़ना, इनहेल करना और एक्सहेल करना। हर गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो मुझे ये बताओ कितने स्टूडेंट्स को मालूम है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? ये बात कितने लोगों को मालूम है? भाई अगर वॉल्यूम कम है, एरिया कम है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, लेकिन अगर वॉल्यूम खूब है तो प्रेशर कम है। भाई अगर 10 लोग हैं, 10 पीपल, 10 इंसान, छोटे वॉल्यूम में, छोटे रूम में, तो बहुत प्रेशर हो जाएगा, लेकिन अगर वही लोग बड़े कमरे में हैं तो प्रेशर कम होगा। तो जितना वॉल्यूम होगा मोर, उतना लेस प्रेशर होगा, और जितना वॉल्यूम लेस होगा उतना हाई प्रेशर होगा। ये बात मालूम है आपको? ग्रेट। चलो अब अगर मैं आपसे बोल रही हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि एटमॉस्फेयर की एयर, लिखना मत, एटमॉस्फेयर की एयर को मैं लंग्स में लाना चाहती हूं, तो जरा सोचो और चैट्स में बताओ कि इस समय पर जो एयर का प्रेशर है, प्रेशर वो लंग्स में मोर होना चाहिए या लेस होना चाहिए एज कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर? बताइए बताइए, सोचिए। मैं कह रही हूं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है हवा, और पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की बात अभी मैं कर रही हूं। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, वहां हाई प्रेशर होना चाहिए ताकि वो लंग्स के पास आए, तो लंग्स पे लो प्रेशर होना चाहिए। यानी जब हमें सांस लेनी है, इनहेल करना है, तो इसका प्रेशर लो होना चाहिए, लेसर होना चाहिए। अब प्रेशर अगर कम होना चाहिए तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा बताओ? इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा? लेस, सबने सही आंसर दिया है, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, अगर मैं चाहती हूं कि लंग्स के अंदर प्रेशर लेस हो तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? अगर प्रेशर लो करना है तो वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, जब मुझे सांस बाहर छोड़नी है, एक्सहेलेशन करना है, एक्सहेलेशन, अब मैं चाहती हूं कि जो CO2 रिच एयर है वो लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाए, तो उस समय लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? बताइए, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है हाई होना चाहिए एज कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर मुझे लंग्स के अंदर प्रेशर हाई करना है तो मुझे लंग्स का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मुझे लंग्स का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। इतनी बात अगर समझ आ गई तो जरा एक दिल 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 दे दो कि हाँ गुरुमा हम समझ गए। जब हवा अंदर लेनी है तो अंदर प्रेशर लो करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब हवा बाहर छोड़नी है तो अंदर प्रेशर हाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम लेस करना पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ? लंग्स के अंदर तो क्या मैं इसे इंट्रा पल्मोनरी बोल सकती हूं? पल्मोनरी का मतलब लंग्स, लंग्स के लिए पल्मोनरी यूज करते हैं, और इंट्रा मतलब इनसाइड लंग। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस करना पड़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई करना पड़ेगा, यानी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम लो करना पड़ेगा। इतना समझ आया? चलो अब एक दूसरी बात सुनो, सुनो दूसरी बात, बहुत ईजी है।
आप कहोगे गुरु माँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, लंग्स का वॉल्यूम कर दो ना कम ज्यादा। मैं आपसे पूछूंगी अच्छा बताओ कैसे, तो आप कहोगे भाई कैसे, मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से। हमें पता है स्टमक में, इंटेस्टीन में, हार्ट में, सब जगह मसल्स होती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। मसल रिलैक्स करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मैं सही बोल रही हूं या नहीं? अगर मेरे से अग्री करते हो तो जरा एक थम्स अप भेज दो कि हाँ गुरु मां बिल्कुल सही बात है। लंग्स के पास मसल्स हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा दो तो वॉल्यूम लो हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, और मसल रिलैक्स करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। हम बिल्कुल अग्री करते हैं। जरा थम्स अप दे दो, थम्स अप। सही है। अब कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये है कि लंग्स के पास मसल्स नहीं होती। लंग्स डोंट हैव मसल्स। अगर लंग्स के पास मसल होती तो काम बहुत इजी होता। लंग की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती, वॉल्यूम कम होता, प्रेशर हाई होता। लंग की मसल रिलैक्स करती, वॉल्यूम इंक्रीज होता, प्रेशर डिक्रीज होता। बट द प्रॉब्लम इज लंग्स के पास मसल्स नहीं है। लेकिन मुझे लंग का वॉल्यूम प्रेशर में चेंज तो करना पड़ेगा अगर मुझे सांस लेनी छोड़नी है, अगर मुझे जिंदा रहना है। तो देखो नेचर ने क्या किया, ध्यान से सुनना। नेचर ने इस लंग्स को एक पिंजरे में बंद कर दिया, एक पिंजरे में। इसे थोरैसिक पिंजरा यानी थोरैसिक केज कहते हैं। कल भी मैंने बताया था फ्रंट यानी एंटीरियर या वेंट्रल, स्टर्नम और 12 पेयर रिब्स होती हैं। लेटरल 12 पेयर रिब्स होती हैं, और बैक पोस्टीरियर या डॉर्सल में भी 12 पेयर रिब्स और 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती है। और नीचे मोटी सी मसल होती है डायफ्राम, और रिब्स के बीच बीच में भी मसल्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। इतना सबको याद है? चलो तो अब आओ हेडिंग लिखो, थोरैसिक केज। थोरैसिक केज, थोरैसिक केज, केज। अब थोरैसिक केज बोलो या थोरैसिक चेंबर बोलो, एक ही बात। थोरैसिक केज या थोरैसिक चेंबर, पिंजरा, पिंजरा। इसमें पीछे रिब्स है और वर्टिब्री है। कौन सी वाली? थोरैक्स वाली, थोरैसिक वर्टिब्री। हड्डी है ये बेटा, बोन्स है, बोन्स, वर्टिब्री। या हम इसे सिंपल लिख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। ये पीछे है बेटा, डॉर्सल। डॉर्सल को पोस्टीरियर कहते हैं, मैंने आपको कई बार सिखाया है। चलो अब वेंट्रल यानी फ्रंट में यानी एंटीरियर रिब्स हैं, और साथ में चेस्ट बोन है जिसे स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम, चेस्ट बोन या स्टर्नम, ये है फ्रंट में। साइड्स में रिब्स हैं, लेटरल रिब्स हैं 12 जोड़ी, 12 राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में। रिब्स एक्चुअली आगे से लेके पीछे तक सब जगह हैं, सब जगह। और लोअर साइड पर एक बड़ी पावरफुल मसल है, मोटी मसल है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम, या इसे फ्रीनिक मसल भी कहते हैं। फ्रीनिक मसल, इट्स अ मसल, इट्स अ मसल। ये नीचे है। तो बेटा ये रिब्स के बीच बीच में भी मसल्स होंगे, अभी हम देखेंगे, और डायफ्राम भी एक मसल है। ये जो पूरा एक सेटअप है इसे बोलते हैं एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर। एनाटॉमिकली एयर टाइट, एयर टाइट मतलब चारों तरफ से कवर्ड है। स्टर्नम है, पीछे रीढ़ की हड्डी है, यहां रिब्स है, और रिब्स के बीच बीच में भी मसल्स हैं। पूरी एयर टाइट चेंबर बन गया है। दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर। एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर, एयर टाइट चेंबर।
एयर टाइट चेम्बर, एनाटॉमिकली एयर टाइट चेम्बर। एक बात और हम समझ गए हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूं, ये भी हम समझ गए हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनना नादान परिंदो, बड़ा आसान है पर बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। क्योंकि लंग्स के पास मसल्स नहीं है, पर लंग्स का वॉल्यूम प्रेशर चेंज करना है, तो ये जो डायफ्राम वाली मसल्स है और जो रिब्स के बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये जो थोरैसिक केज की मसल्स हैं, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, तो पूरा ये जो थोरैसिक केज है, थोरैसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होगा और वो दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसका असर लंग्स के वॉल्यूम प्रेशर पर आएगा। क्योंकि लंग्स डायरेक्टली अपना वॉल्यूम प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लंग्स के पास मसल्स नहीं है, तो लंग्स को इस एयर टाइट चेंबर में नेचर ने फिट करा, ताकि एनी चेंज, ध्यान से सुनो, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक केज और थोरैसिक कैविटी will be reflected in the volume of lungs and thereby changing the pressure। एक एक शब्द समझ में आया? चलिए एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी, lungs are situated in thoracic chamber, जो एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर है। डॉर्सली यानी पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली फ्रंट में स्टर्नम है, रिब्स भी हैं, और लेटरली तो सारी रिब्स ही रिब्स हैं, और लोअर साइड पर डोम शेप्ड, ये अभी लिखवाऊंगी, गुंबद आकार की डायफ्राम मसल है। Anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will affect या will be reflected in the pulmonary cavity। अगर थोरैक्स का पूरे का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग्स का भी इनडायरेक्टली इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर थोरैक्स का पूरा वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। ये अरेंजमेंट जरूरी है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, बिकॉज वी कैनॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम लंग की वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज lungs have no muscles, lungs don't have any muscles। बेटा ये assertion reason का क्वेश्चन हो जाएगा। ये सेटअप क्यों जरूरी है? क्योंकि because we cannot directly alter pulmonary वॉल्यूम, दैट्स वाई असर्शन रीजन का क्वेश्चन। अब आप लोगों को इस लाइन को अभी के अभी अपने नोट्स में ऐड करना है। अभी के अभी बेटा एनसीईआरटी से या बोर्ड से ये लाइन लिखो, यहां से एनाटॉमिकल सेटअप से लेकर यहां तक, इस लाइन को नोट्स में ऐड करिए। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग और पल्मोनरी कैविटी। दिस अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैनॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर हो गया? जल्दी से लिख के मुझे डन डन आडन डन कर दो। बेटा आगे आगे नहीं भागना, अभी सब पढ़ाऊंगी, फ्रीनिक मसल वगैरह सब पढ़ाऊंगी, डोंट वरी।
हो गया बेटा? चलिए आइए, लिख लिया सबने? चल अब आ जाओ, नेक्स्ट लिखते हैं हम। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, लिखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप स्टूडेंट, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में ये स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, आपको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करवा सकते हैं। अभी नीट 2026 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 3 मई वाला, उसमें सीक्वेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। चलिए आइए समझते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, सपोज करो ये एल्व्यूलस है, ये उसकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये है एल्व्यूलस। बेटा ये एटमॉस्फेयर की एयर है, एटमॉस्फेयर की एयर, ठीक है। सबसे पहले एयर जो है वो एल्व्यूलस पे आएगी और इसमें अच्छा खासा ऑक्सीजन है, इट इज रिच इन ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को हमें ब्लड में डालना है, ब्लड में। सपोज ये हमने ब्लड में डाल दिया, ब्लड की कैपिलरी में डाल दिया। हम डिटेल सीखेंगे अभी बेटा, सब कुछ सीखेंगे। ये ऑक्सीजन यहां आ गई, अब ये ऑक्सीजन यहां पे ट्रैवल करेगी, ब्लड इसे ट्रैवल करवाएगा और फाइनली इस ऑक्सीजन को हम जो भी ऑर्गन है या टिश्यू है वहां पे दे देंगे। तो इस ऑर्गन को यहां पे दे दिया, इस ऑक्सीजन को यहां पे दे दिया, क्योंकि टिश्यूज के लिए ही तो चाहिए ऑक्सीजन, टिश्यूज का ही तो काम है, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर से बोलती हूं। एटमॉस्फेयर की एयर को पहले एल्विलाई में लाना है, फिर एल्विलाई से उसे ब्लड के अंदर डालना है, फिर ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर ब्लड से उसे टिश्यू के पास पहुंचाना है। और टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसे वापस ब्लड में डालना है, उसे वापस ब्लड में डालना है और ब्लड उसे लेकर फिर एल्व्यूलस के पास जाएगा। ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एल्व्यूलस के पास जाएगा और इसको एल्व्यूलस के पास देगा और एल्व्यूलस इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में डाल देगा। यानी टिश्यू से CO2 ब्लड में जाएगी, ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर ये CO2 ब्लड से एल्व्यूलाई के पास जाएगी और एल्व्यूलाई से एटमॉस्फेयर में फेंक दी जाएगी। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यानी यहां पर एक स्टेप ये है कि हमें O2 से रिच एयर अंदर लेनी है और CO2 से रिच एयर बाहर छोड़नी है। ये जो पहला स्टेप है इसे बोलते हैं इनहेलेशन एक्सेलेशन या इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इसे टोटल ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी सांस लेना। एक बार सांस लेना, एक बार ब्रीदिंग, मतलब एक बार इनहेल एंड एक्सेल। O2 रिच एयर एल्व्यूलाई तक पहुंचाई और CO2 रिच एयर को बाहर फेंका इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा जहां पर हम एल्व्यूलाई से ब्लड में O2 डालेंगे और CO2 को ब्लड से एल्व्यूलाई में डालेंगे और सेम ऐसे ही ऑक्सीजन को ब्लड से टिश्यू में डालेंगे और CO2 को टिश्यू से ब्लड में डालेंगे। बेटा ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ऑक्सीजन यहां ज्यादा है, ब्लड में कम, तो ब्लड में आ जाएगी, और टिश्यू में और कम है तो ब्लड से टिश्यू में चली जाएगी। CO2 टिश्यू में मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, ब्लड में कम होगी तो ब्लड में आ जाएगी, और एल्व्यूलाई में और कम होगी तो एल्व्यूलाई में चली जाएगी। इसे एक्सचेंज ऑफ गैस बोलते हैं। एक एक्सचेंज एल्व्यूलस और ब्लड के बीच हो रहा है, एक एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच हो रहा है। आ रहा है समझ? चल, इसके अलावा ये खून ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को और इधर ब्लड खून ट्रांसपोर्ट करेगा CO2 को। तो एक तो ब्रीदिंग है, एटमॉस्फेयर से एल्व्यूलाई और एल्व्यूलाई से एटमॉस्फेयर में O2 CO2 का एक्सचेंज। एक एक्सचेंज ऑफ गैस है बिटवीन एल्व्यूलाई एंड ब्लड, जहां एल्व्यूलाई से ब्लड में O2 और ब्लड से एल्व्यूलाई में CO2 जाएगी। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है बाय द ब्लड, और चौथा गैसेस का एक्सचेंज है ब्लड और टिश्यू के बीच। ब्लड से टिश्यू में O2 आएगा और टिश्यू से ब्लड में CO2 आएगा। ये बात कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गई, मजे आ गए, आनंद आ गया? जरा दिल 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 दे दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप है बेटा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लंग्स जो हैं
वो एक खिड़की है जिसके थ्रू हवा आ जा रही है, वेंटिलेशन हो रहा है। कहते हैं ना अपने घर में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, खिड़कियां खोलो घुटन हो रही है। सो इन दिस O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, इसे बॉडी में अंदर लेते हैं, एंड CO2 रिच जो एल्व्यूलाई तक पहुंचाई है टिश्यू से, उसे बॉडी के बाहर फेंक देंगे, रिलीज्ड आउट। O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लेंगे और CO2 रिच एल्व्यूलाई वाली हवा को बाहर छोड़ देंगे। ये होगा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा बेटा, जो गैसेस हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन यानी डिफ्यूजन करेंगी ऑफ गैसेस, दो गैसेस की बात चल रही है, O2 एंड CO2, O2 एंड CO2। पहला डिफ्यूजन, पहला एक्सचेंज एल्व्यूलाई और ब्लड के बीच में होगा, यानी बीच में होगी एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। O2 जो है O2 वो एल्व्यूलाई से ब्लड में आएगी और CO2 ब्लड से एल्व्यूलाई के पास जाएगी। तीसरा स्टेप होगा कि ब्लड इस O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, CO2 भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी बाय ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को और ये गैसेस O2 जो है वो ब्लड से टिश्यू में जाएगी और टिश्यू से ब्लड में CO2 भी आएगी, यानी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 दो जगह हो रहा है, एक एल्व्यूलाई एंड ब्लड के बीच में और एक ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक एल्व्यूलाई एंड ब्लड के बीच में, एक ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। इतना लिख लो तो एक बार मुझे डन कर दो। अब मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये 4 स्टेप्स हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये चारों स्टेप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब 5th स्टेप की बात सुनना स्टूडेंट्स। ये जो O2 हमने टिश्यूज को दी है, टिश्यूज को मतलब ऑर्गन को, मान लो किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टीन, यूट्रस, ओवरी, टेस्टिस, जहां पर भी जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है, वहां हमने O2 पहुंचाई है। O2 क्यों पहुंचाई है? ताकि ग्लूकोज टूटे। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को तो एटमॉस्फेयर में फेंकना है। तो ये जो फाइनल स्टेप है एक्चुअली जो सेल के अंदर होगा, जहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, यानी O2 यूज होगी फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और CO2 रिलीज होगी। ये जो 5वां स्टेप है इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लास्ट टू लास्ट परसों के लेक्चर में आपको ये बात लिखवाई भी थी। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, O2 की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये 5 स्टेप्स होंगे, ATP बनेगी। ये सब आप बॉटनी में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के अंदर। आइए लिखे हम। सो यूटिलाइजेशन ऑफ O2। फाइनली जो O2 हमने पहुंचाई है, हम क्यों सांस ले रहे हैं? ताकि इस ऑक्सीजन को हम सेल्स तक पहुंचा सकें। इन सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड
उसके रिजल्ट यानी उसके कारण एज अ रिजल्टेंट CO2 रिलीज होगी, रिलीज ऑफ CO2। ये फाइनल स्टेप होगा, यूज होगा O2 का, रिलीज होगा CO2 का सेल्स के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इसे आप बॉटनी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। यहां हम इस पार्ट को टच नहीं करेंगे, ये आप लोग बॉटनी में पढ़ोगे, 5th वाला स्टेप बॉटनी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के अंदर, बट लिखना है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सब में होगा, प्लांट्स एनिमल सब में, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। एक ने पूछा था तो आंसर कर रही हूं। ये बेटा ब्लड कैपिलरीज बनाई है, अभी सिखाऊंगी धीरे धीरे सब, डोंट वरी, अभी सब सीखेंगे धीरे धीरे। हमें इस चैप्टर के अंदर ये 4 स्टेप्स डिटेल में पढ़ने हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहला स्टेप लिखते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, और मैं यहां लिखती हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का तरीका। बेटा 2 स्टेप्स होते हैं, बहुत सिंपल है। सांस हवा अंदर लेना, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, और सांस हवा बाहर छोड़ना यानी एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। आ जाओ एक बार लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, और इधर हो जाएगा एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजे आएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनहेलेशन का सिंपल सा मतलब है कि O2 से भरपूर जो एटमॉस्फेयर की हवा है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसे मुझे लंग्स के अंदर लाना है, एल्वुलाई के अंदर लाना है, एल्वुलाई के अंदर, लंग्स के अंदर, ताकि मैं उसे ब्लड में पहुंचा सकूं। और जो CO2 वाली हवा हमने एल्वुलाई तक पहुंचा दी है टिश्यूज से, ब्लड के थ्रू, उसे हमें एटमॉस्फेयर में फेंकना है, रिलीज्ड आउट इन एटमॉस्फेयर। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एक सिद्धांत होता है बेटा, हर गैस अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है ब्रीदिंग का। व्हाट इज द प्रिंसिपल? गैस जो है जहां ज्यादा है, O2 एटमॉस्फेयर की हवा में ज्यादा है, लंग्स में कम है, तो वहां आ जाएगा हाई टू लो प्रेशर। और एल्वुलाई की हवा में CO2 ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो वो बाहर चले जाएगा हाई टू लो प्रेशर। सो गैसेस मूव्स फ्रॉम higher partial pressure to lower partial pressure, higher partial pressure to lower partial pressure। अभी तक मैंने आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसा बोला था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस पार्शियल वर्ड का क्या मतलब है वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी सिर्फ इसको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मान लीजिए। यहां तक हो जाए तो जरा डन कर दो। हो गया? डन कर दो अगर हो गया। हाँ यस अभिलाषा, बिल्कुल। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, अभी लिखवा दिया ये तो। चलो हो गया। अब देखते हैं, यानी मैं ये समझ गई हूं, बहुत ध्यान से सुनो, कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने के लिए मुझे लंग्स के अंदर प्रेशर कम ज्यादा करना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम कम ज्यादा करना पड़ेगा, और लंग्स के पास मसल्स नहीं है तो मुझे पूरे थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करनी पड़ेगी, और वहां पर जो मसल्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाना पड़ेगा। तो अब आ जाओ हम लिखते हैं
व्हाट आर द मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग? मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, किन मसल्स की हेल्प से हम एक्चुअली सांस लेते छोड़ते हैं? मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। बेटा जो मेन मसल है, सबसे मेन रोल प्ले करती है, वो डायफ्राम है। डायफ्राम जो होता है मेरे प्यारे नादान परिंदों, ऐसा गुंबद आकार का होता है। आपने वो देखा होगा ना, जैसे मकबरे वगैरह जो होते हैं उनमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, इसे डोम बोलते हैं, डोम शेप। रिलैक्स्ड, जब मसल रिलैक्स्ड है, नॉर्मल पोजीशन, यहां इसके ऊपर थोरैसिक कैविटी है, जहां लंग्स हार्ट है, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऐसी फ्लैट हो जाती है, फिर रिलैक्स डोम शेप्ड, फिर कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट, फिर रिलैक्स डोम शेप्ड। यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेटा तो यही ऐसे फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये फ्लैट हो जाएगी, और नॉर्मली ये ऐसे रिलैक्स्ड में गुंबद आकार की रहती है, डोम शेप्ड। इस मोटी सी मसल को बोलते हैं, बहुत थिक मसल है, डायफ्राम। इट्स अ मसल, या इसी को फ्रीनिक मसल भी बोलते हैं, फ्रीनिक मसल। जैसे लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, लिवर के लिए हिपैटो, हार्ट के लिए कार्डियो, वैसे ही डायफ्राम के लिए फ्रीनिक। डायफ्राम की आर्टरी को फ्रीनिक आर्टरी, डायफ्राम की नर्व को फ्रीनिक नर्व, ऐसे नाम देते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल मतलब जब ये रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड, तब ये गुंबद आकार की डोम शेप्ड की मसल होती है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऑन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये फ्लैट हो जाएगी बेटा, बिकम्स फ्लैट, बिकम्स फ्लैट। तो कॉन्ट्रैक्शन पर फ्लैट है, और नॉर्मली यानी रिलैक्स्ड में डोम शेप्ड है। अब दूसरी मसल्स कौन सी इन्वॉल्व है? स्टूडेंट्स आपको पता है, ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, ये रिब्स हैं, ठीक है। हर दो रिब के बीच में कुछ मसल्स होती हैं। सपोज ये मसल्स हैं एक, और एक बेटा मान लो ये मसल है, हर रिब के बीच में। स्टूडेंट्स रिब को कॉस्टा बोलते हैं, कॉस्टा, रिब को कॉस्टा बोलते हैं, कॉस्टा। तो टू रिब्स के बीच में, टू स्कूल के बीच में इंटर स्कूल, टू कॉलेज के बीच में इंटर कॉलेज कंपटीशन, टू रिब्स के बीच में इंटर कॉस्टल मसल्स, इंटर कॉस्टल मसल्स, इन्हें शॉर्ट में ICM लिख देते हैं, इंटर कॉस्टल मसल, इंटर कॉस्टल मसल्स मतलब मसल बिटवीन टू रिब्स, दो रिब्स के बीच में। बेटा इसमें भी दो तरीके की मसल हैं, एक को कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और एक को कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। मान लीजिए कि ये हो गई एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और ये हो गई इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। मेरे प्यारे नादान परिंदों जरा सोच के बताओ, इस साइड पे 12 रिब्स है, इधर भी 12 रिब्स है, हर दो रिब के बीच में एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। तो अगर मैं अभी एक्सटर्नल की बात करूं, 2 रिब्स के बीच में एक, 3 रिब्स के बीच में 2, 4 रिब्स के बीच में 3, तो 12 रिब्स के बीच में 11, और ऐसे ही यहां पर भी 12 रिब्स हैं, उसके बीच में 11, यानी 11 पेयर एक्सटर्नल होगी, और ऐसे ही 11 पेयर इंटरनल होंगी। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? 2 रिब्स के बीच में 1 एक्सटर्नल है, 3 रिब्स के बीच में 2 हो गई, 4 रिब्स के बीच में 3 हो गई, तो 12 रिब्स के बीच में 11 हो गई। 11 एक तरफ है, 11 दूसरी तरफ, तो 11 पेयर एक्सटर्नल है। और ऐसे ही हर दो रिब के बीच में एक इंटरनल है, तो 12 के बीच में 11, इधर भी 12 के बीच में 11, यानी 11 पेयर इंटरनल हो गई। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई?
अब मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक आपको बेसिक समझाती हूं जो एक्चुअली आपको डिटेल में जूलॉजी फिजियोलॉजी एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ाया जाएगा। सुनिए, सुनो बेटा ध्यान से। वर्तिका बेटा, जो टीचर का अच्छा लगे उनसे पढ़ो और 1 मिनट भी वेस्ट मत करो किसी दूसरे टीचर के क्लास में। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको कोई टीचर तो अच्छे लग रहे हैं, किसी से समझ आ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। वहीं बिल्कुल तुरंत अभी के अभी क्लास में जाओ और पढ़ो, पर प्लीज पढ़ो, क्योंकि सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा। लाइफ आपकी बनेगी, मेहनत आपको करनी है। ठीक है बेटा, यहां बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। बाय, गॉड ब्लेस यू, माई ब्लेसिंग्स विथ यू। चलो अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, मसल के अंदर ना 2 चीजें होती हैं, ध्यान से समझना। एक होता है जहां से मसल की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, और एक जहां पर मसल एंड होती है। स्टार्टिंग को बोलते हैं ओरिजिन और जहां एंड होती है उसे बोलते हैं इंसर्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो एक मसल यहां से शुरू हुई और यहां खत्म हुई। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये जहां से शुरू हुई है उस तरफ छोटी होती है, यानी ये मसल इधर छोटी होगी। मान लो ऐसे इतनी लंबी है, ये छोटी होगी। जब ये छोटी होगी तो ये हाथ भी इधर खिंचेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहां पर कोई मसल उल्टी लगा दे, मतलब यहां से शुरू करे और यहां खत्म करे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इधर से छोटी होगी, तो ये हाथ ऐसे जाएगा, इस तरफ खिंचेगा। तो भले ही दोनों मसल्स इस और इस पॉइंट के बीच में है, पर अगर यहां से स्टार्ट है तो ऐसे खींचेगी और यहां से स्टार्ट है तो ऐसे खींचेगी। यही सेम चीज इन दोनों में भी होती है। इनमें से एक का ओरिजिन ऊपर, इंसर्शन नीचे है, और दूसरे का ओरिजिन नीचे और इंसर्शन ऊपर है। दोनों ऑपोजिट काम करेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? जरा यस या थम्स अप दे दीजिए। ठीक है आरिफ बेटा, आप मत समझाइए टीचर्स को। जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाती हूं, डीपीपीस देती हूं, पीवाईक्यूज कराती हूं, आगे मैं आपको कट्टर डीपीपीस करवाऊंगी और ज्यादा स्टेटमेंट वाइज एआर की प्रैक्टिस करवाऊंगी पूरे साल में। दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपने वो पूरा कर लिया, इस साल ही कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पूरी बायो भी मेरे से पढ़ी है, या केवल जूलॉजी पढ़ी है, या किसी ने केवल बॉटनी पढ़ी है, और इवन फुल मार्क्स भी आ रहे हैं उन लोगों के। तो आप बेटा जो भी एक टीचर को डिसाइड करते हैं उनसे पूरे ट्रस्ट के साथ पढ़िए। मैं हमेशा बोलती हूं हर टीचर बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है आप पूरा बेस्ट दे रहे हैं या नहीं, आप पूरा पढ़ रहे हैं या नहीं। सिलेक्शन हर टीचर से होता है और हर टीचर के स्टूडेंट्स नहीं भी सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा वो सिलेक्ट होगा कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, पॉजिटिवली, बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, चलो हो गया, ये समझ आया। चलिए अब आ जाओ बेटा, एक डबल पेज या न्यू पेज ले लो, एक न्यू पेज ले लीजिए। अब हम पहले इनहेलेशन की बात करते हैं, इंस्पिरेशन की। चलो मुझे जरा चैट्स में ये बताओ बेटा, मैं चैट ऑफ नहीं करती हूं, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, कुछ बच्चे जो शैतानी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने चैट ऑफ कर दी और मान लीजिए लैग हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, वॉइस का प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे सीरियस स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे। चलो सुनो, मुझे ये बताओ, जब आपको सांस अंदर लेनी है, यानी एटमॉस्फेयर से लंग्स में लेनी है, एल्विलाई में, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर शुड बी लोअर, लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हायर। जयप्रकाश बताओ बेटा, सोचो कि जब मुझे सांस अंदर लेनी है तो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा होगा या लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा? सोचिए। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब प्रेशर इनसाइड लंग्स। इंट्रा मतलब इनसाइड, पल्मोनरी मतलब लंग्स। क्या होना चाहिए? वेरी गुड, परफेक्ट। उस समय एयर का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है और लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा? लंग का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा? बताइए, सोचिए। मैं लंग्स के अंदर प्रेशर लेस करना चाहती हूं तो मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा,
वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, परफेक्ट परफेक्ट, वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन लंग्स के पास मसल्स नहीं है, वो डायरेक्टली वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकता, तो मुझे पूरे थोरैसिक एरिया की वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी। एग्री और नॉट? पूरी थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी। इंक्रीज इंक्रीज, पूरी थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये इंक्रीज करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके। ये पेज यहीं छोड़ दीजिए, ये पेज यहीं छोड़ दीजिए पूरा, और नेक्स्ट पेज पर मेरे साथ आइए। नेक्स्ट पेज पर बेटा सपोज करो कि ये हमारी लंग्स हैं, यहां रिब्स है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम, और ये रिब्स के बीच में मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। मेरी बात ध्यान से सुनना नादान परिंदों, जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट, जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है, ऐसा फ्लैट। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि इस समय पर इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया? भाई पहले लंग्स यहां तक थी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करके यहां हुआ, तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो लंग्स पे भी उसका इफेक्ट आएगा। पहले डायफ्राम यहां था, अब कॉन्ट्रैक्ट करके यहां आ गया, पहले इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे आ गया, तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लंग्स में इतना तो था ही, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी उसके प्रोपोर्शन में उतना प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो रिब्स के बीच की मसल्स हैं, ये रिब्स से कनेक्टेड है, और रिब्स इस चेस्ट बोन स्टर्नम से कनेक्टेड है। इसमें से जब एक्सटर्नल वाली इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका ओरिजिन इस तरीके से होता है कि जो रिब्स हैं और रिब्स के साथ जो स्टर्नम जुड़ी हुई है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती है, अप एंड आउट, अप एंड आउट। मतलब ऐसा समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि वो रिब्स और स्टर्नम अप एंड आउट, अप एंड आउट, अप एंड आउट जाएंगे जब एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यानी इतना, जितना भी बाहर की तरफ गई उतना वॉल्यूम अगेन इंक्रीज होगा। जब थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और हवा अंदर आ जाएगी। तो एक तरफ तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स और स्टर्नम अप एंड आउट होंगे, अगेन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, हवा अंदर आएगी। बेटा याद रखने का तरीका, आपको जब सांस अंदर लेनी है तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो रिब्स और स्टर्नम को अप एंड आउट करना पड़ेगा बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ करना है तो बाहर वाली यानी एक्सटर्नल वाली का रोल आएगा, इंटरनल का नहीं आएगा। आ गए मजे जबरदस्त तरीके से? तो जरा डन डनाडन डन कर दो। चलो आओ लिखते हैं। तो एक तरफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरी तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसे इंटरनल लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। याद ही रखने का तरीका एक्सटर्नल, ताकि रिब्स एंड स्टर्नम बाहर मूव करे, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, और जब फ्लैट हो जाएगा तो उतनी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज। और जब थोरैक्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो लंग्स के अंदर की वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज।
और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज। और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हवा अंदर आ जाएगी, एटमॉस्फेयर की हवा अंदर आ जाएगी। थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा और हवा अंदर आ जाएगी। सेम ऐसे ही यहां पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिब्स के साथ अटैच्ड हैं, रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं, वो रेज्ड होगी ऊपर, यानी मूव्स अप एंड आउट, अप एंड आउट। और जब ये अप एंड आउट मूव होगी तो अगेन पूरे थोरैक्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। जब पूरे थोरैक्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो लंग्स की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। और जब लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा। और जब लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा तो हवा अंदर आएगी, हवा अंदर आएगी। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, हवा अंदर। नोट कर लीजिए जल्दी से। बेटा ये दोनों मसल्स का रोल है, ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब मेरे नादान परिंदों एक और जबरदस्त बात सीखो, सुनो बेटा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है इसे बोलते हैं एपी एक्सिस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जब रिब्स और स्टर्नम ऐसे मूव करेगी इसे बोलेंगे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सो पीछे, वेंट्रल आगे, इसे बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। और ये जो ऐसे हो रहा है इसे एपी एक्सिस बोलते हैं। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होगी। और ये जब करेंगे तो वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होगा। ये याद रखने की एक ट्रिक बताती हूं, एक ट्रिक, बहुत मजे आएंगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक है डैप। डैप मतलब डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एपी एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है, एपी एक्सिस में डैप। तो दूसरा वाला डॉर्सो वेंट्रल हो जाएगा, हमें याद रहेगा। मेन कंफ्यूजन इसमें होता है, एक में एपी एक्सिस में इंक्रीज होता है, एक में डीवी एक्सिस में इंक्रीज होता है। एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद हो जाएगा। मजे आ गए? अब मेरे प्यारे नादान परिंदों बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से। ये तो इनहेलेशन के टाइम हो गया, इनहेलेशन के टाइम। अब मुझे हवा बाहर निकालनी है तो कुछ नहीं बेटा, ये दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगी, ये दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगी। मतलब होगा क्या, आओ समझते हैं। बहुत सिंपल है। ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड था, फ्लैट हो गया था, ये रिलैक्स करेगा और रिलैक्स करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से बेटा, सेम इसी तरीके से यहां ये रिब्स थी, मैं 12 बना रही हूं, 12 रिब्स होती है एक तरफ और उनके बीच में ये 11 इधर और 11 दूसरी साइड, यानी 11 पेयर इंटरकॉस्टल मसल्स थी। जब ये रिलैक्स करेंगे बेटा तो रिब्स और स्टर्नम भी डाउन एंड इन अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर वॉल्यूम डिक्रीज होगा पूरे थोरैक्स का, तो लंग्स का भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और हवा बाहर चली जाएगी। एरोस पे ध्यान दो,
यहां पे डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करा, एक्सटर्नल वाली मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा, रिब्स और स्टर्नम अप एंड आउट गए, कुल मिलाकर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, हवा अंदर आई। पर यहां पर डायफ्राम ने रिलैक्स करा, इसने भी रिलैक्स करा, स्टर्नम, रिब्स, डायफ्राम सब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आए, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, हवा बाहर गई। ये है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन जल्दी से बना लीजिए। आ गए मजे? कितना इजी है। यानी अब हम एक और नेक्स्ट पेज ले लो, नेक्स्ट पेज लिखो, नॉर्मल इन एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। बेटा जब सांस बाहर छोड़नी है, अब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर शुड बी मोर देन एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, तभी तो हवा बाहर जाएगी। और अगर प्रेशर हाई होना चाहिए तो लंग्स का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करना है लंग्स के अंदर, तो पूरी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ही प्रेशर इंक्रीज होता है। इस वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए दोनों जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, यानी डायफ्राम भी वापस से रिलैक्स करेगी और एक्सटर्नल वाली इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगी। जो अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जब सांस अंदर लेनी थी, वो दोनों ही रिलैक्स करेंगी, दोनों रिलैक्स करेंगी। और जब ये दोनों रिलैक्स करेंगे, जब ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, और ये मसल्स जो रिब्स के साथ कनेक्टेड हैं, रिब्स जो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, ये सब रिटर्न होकर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ जाएंगे। ये सब ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। यानी जो वॉल्यूम अभी इंक्रीज था, अब वो डिक्रीज हो जाएगा, पूरा थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। पूरा थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होगा। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हवा बाहर निकल जाएगी, एयर गोज आउट, एयर गोज आउट। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, एकदम इजी है। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, हवा अंदर आई। और जब रिलैक्सेशन हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज और हवा बाहर गई। हो गया नादान परिंदू? इंटरनल का भी कोई रोल नहीं है, अभी तक इंटरनल का कोई रोल नहीं है। हम जो नॉर्मली इनहेल एक्सेल करते हैं, हम जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एटीपी खर्च होती है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एटीपी यूज होगी, उसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। पर मसल रिलैक्सेशन में ऐसा नहीं होता। तो यहां पे मसल्स केवल रिलैक्स कर रही हैं, यहां कोई एटीपी यूज नहीं हो रही है।
कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, कोई एटीपी यूज नहीं हो रही, तो इसे पैसिव प्रोसेस कहते हैं, इसे पैसिव प्रोसेस कहते हैं। जबकि यहां पर मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा, जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो एटीपी खर्च हुई, सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ी, इसीलिए दैट्स वाई इसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। प्लीज लिख लीजिए बेटा, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। नॉर्मल एक्सलेशन पैसिव प्रोसेस है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, एटीपी यूज नहीं हो रही है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में एटीपी खर्च होती है, ये बात हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। लिख लिया तो डन डनाडन डन कर दो। एक्टिव यूजेस एटीपी, लिख लो एक्टिव यूजेस एटीपी, और यहां लिख लो पैसिव नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो एटीपी भी यूज नहीं होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कभी कभी मान लीजिए बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ओवर CO2 प्रोड्यूस हो जाए, आपने दौड़ लगा दी आपने तेजी से, बहुत तेज, तो मसल्स या बॉडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज तोड़ रही है, उसे बहुत ज्यादा एटीपी एनर्जी चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा CO2 भी प्रोड्यूस कर रही है, और CO2 हार्मफुल गैस है, मैं नहीं चाहती वो बॉडी के अंदर रहे, तो मैं नॉर्मल से भी ज्यादा CO2 बाहर निकालना चाहती हूं, मैं और जोर से हवा छोड़ना चाहती हूं, मैं और फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना चाहती हूं। जैसे हम अगर कभी वो देखा हो आपने, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ऐसे सांस तेजी से बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर लेते हैं, ये वाला, ये हम जोर से और जोर से जबरदस्ती से फोर्सफुली नॉर्मल से ज्यादा एक्सपायरेशन कर रहे हैं, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे नादान परिंदों फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब बॉडी में बहुत ज्यादा CO2 इकट्ठी होने लगती है, कोई बीमार है, उस समय भी बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है और ग्लूकोज ज्यादा तोड़ते हैं, एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉडी को हील होना है, ठीक होना है, और CO2 ज्यादा प्रोड्यूस होती है। CO2 हार्मफुल गैस है, उसे बाहर निकालना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना पड़ता है। बेटा सुनो मेरी बात, क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहले तो हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे, यानी डायफ्राम और एक्सटर्नल वाली इंटरकॉस्टल मसल अपनी नॉर्मल जगह पे वापस आ जाएंगे, नॉर्मल। लेकिन अब क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनना, वो जो इंटरनल वाली इंटरकॉस्टल मसल है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और मैंने आपसे कहा था वो एक्सटर्नल से उल्टा ओरिजिन इंसर्शन है। तो जब एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट करी थी तो रिब्स और स्टर्नम अप एंड आउट गए थे, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, प्रेशर डिक्रीज हुआ था, हवा अंदर आने में हेल्प की थी। लेकिन ये तो रिलैक्स कर गए, नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। अब इंटरनल वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये और अंदर धंसते हैं, ये और थोड़े अंदर घुसेंगे, और अब इसका ये मतलब नहीं लंग्स के अंदर घुस रहे हैं, ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूं। तो वॉल्यूम और कम होगा, प्रेशर और ज्यादा होगा। और इसी तरह से यहां एब्डोमेन रीजन है डायफ्राम के नीचे, तो जो हमारी एब्स की मसल्स है, एब्डोमिनल मसल, 6 पैक एब, 4 पैक एब्स, ये जो एब्स की मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये इस तरह से लगी है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ये डायफ्राम को भी थोड़ा और पुश करेंगी। तो इंटरनल वाली इंटरकॉस्टल मसल रिब्स और स्टर्नम को, और एब्डोमिनल मसल्स डायफ्राम को और अंदर थोड़ा पुश करेंगे, जिसके कारण वॉल्यूम और कम होगा, प्रेशर और हाई होगा, और एक्स्ट्रा एयर बाहर जाएगी। आ गया समझ? यानी अब यहां पे रोल आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स, एंड एब्डोमिनल मसल्स, ये सब मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, इसके कारण से ये रिब्स से कनेक्टेड है, रिब्स स्टर्नम से कनेक्टेड है, पहले आउट गई थी अब इन जाएगी, पहले अप गई थी अब डाउन जाएगी, अंदर की तरफ घुसेगी,
और वो डायफ्राम को और ऊपर पुश करेंगे। कुल मिलाकर जो थोरैक्स की वॉल्यूम है वो नॉर्मल से भी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसका असर दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा लंग्स की वॉल्यूम पे, तो वो भी नॉर्मल से ज्यादा कम हो जाएगी, जिसके कारण लंग्स के अंदर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इसके कारण से एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है और ऐसा इसके कारण से पॉसिबल हुआ है। यहां भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एटीपी यूज होगी, यानी ये भी एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव। आपको एक जबरदस्त मजेदार बात बताऊंगी, पहले इतना लिख के डन 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 कर दो। हो गया बेटा? चलिए आपको एक चीज समझाती हूं बेटा, वो एपी और डीवी वाली चीज अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी, वो एमबीबीएस में ही आएगी। अभी इतना समझ लो, ऐसे को एंटीरो पोस्टीरियर बोलते हैं और ऐसे को डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, डैप से याद रख लेना। चलो अब मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ ईमानदारी से, अभी आप सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सब लोग ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? सांस तो ले रहे हो। जरा शांति से ऑब्जर्व करो आंख बंद करके कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है? ईमानदारी से लिखकर बताओ। अभी जब आप नॉर्मली सांस अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो पेट बाहर जा रहा है एब्डोमेन या अंदर आ रहा है? जरा बताइए, बाहर या अंदर? बताइए जरा मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों। एक स्टूडेंट ने लिखा है, जैसे मैम प्लीज सारा रिपीट कर दो। बेटा एक बार तो रिपीट और कर दूंगी, उसके अलावा भी अगर प्रॉब्लम है तो घबराना मत, स्ट्रेस मत लेना, कॉन्फिडेंस मत लूज करना। गुरुमा के कहने पे 1.5 1.6 की स्पीड पर एक बार दोबारा घर पे सुनना, सब कुछ समझ आएगा। बाहर आउट सबका उल्लू बना रहे हो, अंदर इनसाइड इनसाइड, अंदर अंदर, बाहर 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 बाहर, आउट इन इन इन, अंदर इन इन, अंदर अंदर, बंदर अंदर अंदर, बाहर बाहर, आउट इन। तो बहुत सारे आउट लिख रहे हैं और बहुत सारे अंदर इन भी लिख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं मेरे नादान परिंदों, जितने लोगों का सांस अंदर लेते टाइम, इनहेल करते टाइम पेट अंदर जा रहा है, वो सांस उल्टी ले रहे हैं, वो गलत सांस ले रहे हैं। अब आप सोचो, जब हम सांस ही गलत लेंगे, जब हम ब्रीदिंग ही रॉन्ग करेंगे, तो लाइफ में कैसे राइट होगा? मेरे प्यारे नादान परिंदों लॉजिक समझो, जब हम इनहेल करेंगे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एब्डोमेन की तरफ, रिलैक्स, डायफ्राम एब्डोमेन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एब्डोमेन पेट थोड़ा बाहर आना चाहिए कायदे से। तो जितने भी लोग सांस अंदर लेते टाइम पेट अंदर जा रहा है, वो सांस ही उल्टी ले रहे हैं। अब जब सांस ही उल्टी लोगे बेटा, तो फिर चीजें सीधी कैसे होंगी? लॉजिक समझ आया? डायफ्राम मेन मसल होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल डायफ्राम होती है। ये भी है बट ये मेन मसल है। तो जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, डायफ्राम नीचे जा रहा है, तो पेट थोड़ा बाहर आना चाहिए। अब इसको ठीक कैसे करें? ये तो हम समझ गए गड़बड़ ले रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, 2-3 बार भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, मतलब जोर से पेट अंदर करके नाक से, मतलब नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे। अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हो तो एकदम से मत करने लग जाना, घर पे कर लेना, नहीं तो आस पड़ोस वाले देखने लग जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है, योगा की क्लासेस शुरू हो गई हैं। देखो ऐसे
मैं बोल रही हूं जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर खींचेंगे, फिर लोगे तो अपने आप पेट बाहर आएगा। करो 2-3 बार। अब करने लग जाओ, देखो सांस सीधी हो गई कि नहीं, बोलो, बताओ, करो, अब बताओ। नॉर्मल सांस अंदर लेने पे अब पेट बाहर जाने लगा कि नहीं? आ गया? आ गया? आ गया? आ गया ना? तो देखो आज मैंने आपको सांस लेना सिखाया है। आज घर पे बताना गुरु माँ ने आज ब्रीदिंग करना सिखाया है, हम तो सांस ही उल्टी ले रहे थे। हाँ हाँ, कर लो, लाइब्रेरी में कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। हाँ, ये हुई ना बात, ये हुआ कॉन्फिडेंस। और बल्कि जब क्लास एंड होगी और कोई पूछेगा कि भैया क्या कर रहे थे, तो उसको भी पूछना, तू बता, तू जब सांस अंदर लेता है तो तेरा पेट बाहर जाता है कि अंदर जाता है? और अगर तेरा पेट भी अंदर जाता है तो तू भी उल्टी सांस ले रहा है, चल तू भी मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम कर। ये पता है, जब मैं ऑनलाइन टीचिंग में पहली बार आई थी ना, फर्स्ट टाइम, तो जो डेमो लेक्चर देते हैं ना, मुझसे डेमो लेक्चर मांगा था, तो उसमें मैंने यही टॉपिक पढ़ाया था और उसमें मैंने यही चीज सिखाई थी। और जिन्होंने मेरा डेमो लेक्चर देखा था वो सर भी उल्टी सांस ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था अरे मैम यार पढ़ा दो आप तो। मैजिक। ये मैजिक, इट्स मैजिक। चलिए आ जाओ बेटा, आगे बढ़ाएं कहानी को मेरे नादान परिंदों। चलो एक बार निकालो अपनी एनसीईआरटी, निकालो। जो लोग मेरा चेक कर रहे थे ना डेमो लेक्चर, जो भी मेरे को सिलेक्ट कर रहे थे, वो भी उल्टी सांस ले रहे थे। चलिए, तो रेस्पिरेशन में फॉलोइंग स्टेप्स है, निकालो बेटा एनसीईआरटी। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेंगे। कैसे अंदर लेंगे? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, हवा अंदर आएगी। एंड CO2 रिच वाली जो एल्वेलाई की एयर है, इट इज रिलीज्ड आउट। कैसे होगा? नॉर्मली डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, हवा बाहर जाएगी। और फोर्सफुल के टाइम पर एडिशनली इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वॉल्यूम और डिक्रीज होगा, प्रेशर और इंक्रीज होगा और एक्स्ट्रा एयर बाहर जाएगी। इसके बाद गैसेस डिफ्यूज होंगी बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड, फिर ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड, और उसके बाद गैसेस को पहुंचाया जाएगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज एक्सचेंज करके। ये चारों स्टेप्स हम पढ़ेंगे आज, हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। और फाइनली O2 का यूज होगा बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और उसके रिजल्ट CO2 का रिलीज होगा, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जिसे चैप्टर नंबर 14 यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस हैं, इंस्पिरेशन जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लेंगे, और एक्सपायरेशन जिसमें एल्वियोलर की हवा बाहर फेंकेंगे। ये जो मूवमेंट है एयर का इनटू एंड आउट ऑफ लंग, ये एक प्रेशर डिफरेंस के कारण, ग्रेडियंट के कारण होगा बिटवीन लंग्स यानी एल्वियोलाई एंड एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन तब होगा जब प्रेशर विद इन लंग यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी नेगेटिव प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह एक्सपिरेशन होगा जब लंग्स के अंदर प्रेशर हायर है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड मसल एक्सटर्नल वाली, ये नॉर्मल इनहेलेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल एक्सहेलेशन के टाइम रिलैक्स करेंगी, बट इंटरनल वाली जो है ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये इंटरकॉस्टल बिटवीन रिब्स हैं, इनकी हेल्प से ये प्रेशर ग्रेडियंट्स डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। इंस्पिरेशन की शुरुआत होगी बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जो इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर AP एक्सिस में, और कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का, जो अप एंड आउट यानी लिफ्ट करेगी रिब्स को और रिब्स से कनेक्टेड स्टर्नम को। इससे इंक्रीज होगा थोरैक्स का वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। टोटल मिलाकर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम लंग्स का इंक्रीज होगा तो लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण से हवा आउटसाइड से इनसाइड आएगी यानी इंस्पिरेशन होगा।
जब रिलैक्स होगी डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल, कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, तो डायफ्राम एंड स्टर्नम एंड रिब्स रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, जिसके कारण से थोरैसिक वॉल्यूम रिड्यूस होगा, जिसके कारण पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा, जिसके कारण पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण से हवा आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू एयर जाएगी, यानी एक्सपायरेशन होगा। पहला डायग्राम इनहेलेशन का है, आप देख सकते हैं नादान परिंदों, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड अप एंड आउट जाएंगे, यानी अगेन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। टोटल जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा हवा अंदर आएगी। ये लंग्स की, थोरैक्स की वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, इनहेलेशन का डायग्राम है। जबकि ये वाला डायग्राम है एक्सपायरेशन का। डायफ्राम रिलैक्स होके फिर से आर्च, गुंबद आकार का ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ जब एक्सटर्नल वाली इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेगी तो रिब्स और स्टर्नम रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। कुल मिलाकर वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज होगा, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा एंड एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट। पहला इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन का डायग्राम। मजे आ गए बेटा? नेगेटिव वर्ड लेस के लिए यूज करते हैं, लेस, नेगेटिव वर्ड लेस के लिए यूज करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि लंग्स के अंदर वॉल्यूम प्रेशर कम है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो हम कहेंगे नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव मतलब एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है, तो हम उसे नेगेटिव प्रेशर कह देंगे। एटमॉस्फेयर से कम है, कम, माइनस, तो नेगेटिव प्रेशर कह देंगे। इसकी और ज्यादा डिटेल नेगेटिव पॉजिटिव वाली मैं आपको इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, और हल्का सा आइडिया मैंने फ्रॉग में भी दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हम सब समझ गए गुरु माँ, ये तो हमारा सब परफेक्ट हो गया। अब हमें ये बता दो आप कि हम एक बार में, एक मिनट में कितनी सांस लेते हैं। चलिए आइए लिखिए, ऑन एन एवरेज एक अडल्ट ह्यूमन ब्रीथ्स, बेटा हम एक बार में, एक मिनट में 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में, जैसे हमारा दिल धड़कता है, हार्ट रेट 70 से 72 टाइम्स, हम सांस लेते हैं 12 से 16 बार। बेटा 12 ब्रीथ का मतलब है 12 टाइम्स इनहेल एंड 12 टाइम्स एक्सहेल। एक बार सांस अंदर लेना और छोड़ना, इसे 1 ब्रीथ कहते हैं। 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन इज इक्वल टू 1 ब्रीथ। तो हम 12 से 16 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर रेस्पिरेटरी रेट। मेरे प्यारे नादान परिंदों, रेट का मतलब ही होता है दर। जब हम टाइम के साथ पढ़ते हैं किसी चीज को, तो रेस्पिरेटरी रेट मतलब एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते छोड़ते हैं, रेस्पिरेटरी रेट। अब सवाल उठता है कि इस रेस्पिरेटरी रेट का क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसी से तो पता चलेगा लंग्स ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आप जब डॉक्टर्स बनेंगे, अभी आप नीट क्लियर करोगे, आप 5.5 years का अपना MBBS कंप्लीट करेंगे, प्री PG क्रैक करोगे, बीच में रूरल पोस्टिंग आएगी, उसके पहले इंटर्नशिप आएगी, फिर आप प्री PG का एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद आप 3 years का MD करेंगे जनरल मेडिसिन में, उसके बाद आप DM सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, पर्टिकुलरली लंग्स के जब आप फिजिशियन बनोगे, पल्मोनोलॉजिस्ट बनोगे, तो वहां आपको यही तो पता करना होगा कि जब कोई पेशेंट आएगा उसके लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। आपको क्लिनिकली जज करना है, असेस करना है, क्लिनिकल असेसमेंट करना है आपको। तो अगर आपको लंग्स के फंक्शनिंग देखनी है क्लिनिकली, यानी क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, पल्मोनरी मतलब लंग्स की फंक्शनिंग चेक करनी है, लंग्स ठीक से काम कर रहा है या नहीं, पल्मोनरी फंक्शन का क्लिनिकल असेसमेंट करना है,
सैलरी, गणेश ने पूछा सैलरी। एक स्टूडेंट ने लिखा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ लाइफ वेस्टेड। नो, इट्स नॉट वेस्टेड, इट्स नॉट वेस्टेड। क्या बोलूं मैं मेडिकल प्रोफेशन के बारे में आपको? एक बात जरूर बोलूंगी, इस प्रोफेशन में तभी आइए जब आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं। लाइफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जो कहते हैं नीट क्लियर कर लिया तो लाइफ सेट, लाइफ सेट। लाइफ सेट नहीं बोलूंगी मैं, लाइफ को एक डायरेक्शन जरूर मिल जाता है, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऑफकोर्स आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ेगा, एटलीस्ट स्पेशलाइजेशन एमडी एमएस तो करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, लाइफ आपके हाथ में दी जाएगी, तो जब जीवन आपके हाथ में दिया जाता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऑफ कोर्स बहुत सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। It's a blessed life, no doubt about it. I don't say that all doctors are happy and all non-doctors are sad or unsuccessful. No. आप जिस करियर में जाओ वहां पर आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी। आपको एक टीचर भी बनना है तो आपको अपना सब्जेक्ट आना चाहिए, उस सब्जेक्ट की डिलीवरी करना आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आपका पढ़ाया समझ आना चाहिए। उसमें भी हर रोज, हर बैच में, हर क्लास में मेहनत लगती है। मेहनत किस चीज में नहीं लगती है? एक लेबर भी बहुत मेहनत करता है, एक हाउसवाइफ बहुत मेहनत करती है। खाना बनाने में ही कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले क्या बनाना है वो सोचना, फिर उसका सामान लेकर आना, फिर उसको बनाना, फिर उसके बाद किचन साफ करना, फिर बर्तन करना, फिर बर्तन जमाना, और फिर अगली मील के लिए फिर तैयार, किसको क्या पसंद है वो सब चीजें बनाना, सीजन के हिसाब से सब चीजें मैनेज करना। तो मेहनत तो हर जगह। हमारी बॉडी कितनी मेहनत कर रही है। हम तो फटाफट फटाफट खाना चेप लेते हैं, पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है, हमारा हर सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है। हमारा हार्ट तो, कार्डियक मसल्स तो 24/7 नॉन स्टॉप, बिना फटीग, बिना थके, लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है। तो मेहनत कौन नहीं कर रहा है? मेहनत से अगर आप डरने वाले हैं तो आप जीवन में फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपको एक बिलो एवरेज या एवरेज लाइफ चाहिए, बेटा मेहनत तो वहां पे भी करनी पड़ेगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, आप चाहते हो देश विदेश घूमना, आप एक अच्छा घर चाहते हो, अच्छी गाड़ी चाहते हो, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्डर. There is no alternative about it. But the thing is that you should enjoy the process. If you will enjoy the process of learning, then things becomes very very easy. मैं तो हमेशा बोलती हूँ मेडिकल फील्ड में उसे ही आना चाहिए जो दिल से आना चाहता है। सिर्फ इसलिए कि मम्मी चाहती है, पापा चाहते हैं, घर वाले चाहते हैं, सोसाइटी चाहती है, फलाने मामा ने बोला है, बुआ के लड़के से मुझे कंपटीशन करना है, इसलिए कभी भी मेडिकल फील्ड में मत आइए, क्योंकि ये 1 2 3 4 साल की बात नहीं है। आपके कम से कम 8 से 10 साल और उसके बाद पूरी जिंदगी इस प्रोफेशन में आप देने वाले हैं। तो आप अगर पूरी तरह डेडिकेटेड हैं तो ही आप इस लाइफ को चुनिए। जिस काम में दिल लगता है ना, वही काम आप लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे मेरा दिल मेडिसिन और टीचिंग दोनों में है, तो मैं ये 2 काम लंबे टाइम तक कर सकती हूँ। आप मुझे मार्केटिंग करने को बोल दोगे बेटा तो मुझे बड़ा जोर आएगा, मेरे से चीजें बेची नहीं जाती हैं, आई एम नॉट गुड एट इट। लेकिन कोई हो सकता है जिसे बहुत मजे आते हैं प्लानिंग करने में, सारी स्कीम्स बनाने में, ऐसे बेचते हैं, वैसे बेचते हैं, इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, ऐसे इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सम में बी वेरी गुड एट इट, some may be good at finance, some may be good at commerce, some may be good at lawyer, as lawyers. I am not good at marketing at all. So आप जिसमें अच्छे हैं उसमें skills acquire करना, उसमें डिग्री एक्वायर करना, उसमें और लगातार लर्निंग पूरी जिंदगी करते रहना, वही काम आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं। आई ऑलवेज से दिस। वो सही बात है 3 इडियट्स की कि आप स्किल्स एक्वायर करेंगे, आपको काम में मजे आएंगे, आप काम सीखेंगे तो सफलता, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, वो जल्दी या थोड़ा लेट बट आ जाएगा, ये पक्की बात है। किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को थोड़ा टाइम और मेहनत लगेगी और समय लगेगा, पर इट विल फॉलो। इसी तरह से अभी स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट यू शुड इंजॉय द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मजे आने चाहिए। यही तो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं आपको सब्जेक्ट से प्रेम करवा दूं। आपको जूलॉजी पढ़ने का मन करना चाहिए। अपने आप जब आप पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई खुद अपने आप को पढ़ना सिखाती है। धीरे धीरे आपको पढ़ना भी आ जाएगा और अपने आप मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे।
अपने टीचर से, अपने सब्जेक्ट से प्रेम करिए। आप जो भी कर रहे हो उससे प्रेम करिए। एक स्टूडेंट ने यहाँ लिखा कि मुझे तो खाने में मजे आते हैं। बेटा उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा नहीं हो अपने को कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए, अपने को डायबिटीज हो जाए, अपना ओबेसिटी हो जाए, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फिर डॉक्टर बोले चलो दौड़ो, अब तुम्हारा तेल घी सब कुछ बंद। उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उस खाने को पचाना पड़ेगा, उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ मुझे मेहनत कहां नहीं है? सैलरी बता दो मैम, एमबीबीएस के बाद की बता दो और एमएस के बाद की बता दो और डीएम के बाद की बता दो, फिर हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है ना? बाबू भैया पैसे का चक्कर, पैसे का चक्कर बाबू भैया। क्यों पैसा पैसा करते हो तुम, पैसे पे क्यों मरते हो? नहीं, पैसा तो इंपॉर्टेंट है। यस, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से दिस, लाइफ में मनी फ्रीडम देती है, लाइफ में मनी चॉइसेस क्रिएट करने का मौका देती है। आपके पास पैसे होंगे, मनी होगी, तो ही आप चूज कर पाओगे, आप अपना वातावरण अच्छा कर पाओगे, आप एक अच्छी सोसाइटी में रह पाओगे, अपने लिए अच्छी चॉइसेस कर पाओगे, हेल्थ का भी ध्यान रख पाओगे, हेल्दी फूड चॉइसेस कर पाओगे, अच्छे कपड़े पहन पाओगे, अच्छे लोगों के बीच उठ बैठ पाओगे, साफ हवा ले पाओगे। तो लाइफ में मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कहते हैं कि पैसा कमाना गलत बात है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, बट सही तरीके से पैसा कमाना। अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके पैसा कभी नहीं कमाना है, गलत तरीके से मॉरल्स डाउन करके पैसा नहीं आना चाहिए। पैसा कमाना है, मेहनत से कमाना है, सही रास्ते से कमाना है, भरपूर कमाना है, देश दुनिया घूमना है, देश दुनिया देखना है, तभी तो हमारा विकास होगा, एवोल्यूशन होगा, अपनी कमियां दिखेंगी, हम बेहतर इंसान बनेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। यस, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तुझको, पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये सारा क्लिनिकल असेसमेंट हम करते हैं बेटा बाय यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, बाय यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पायरोमीटर। एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ में आपको स्पायरोमेट्री सिखाएंगे, स्पायरोमीटर को कैसे एक्चुअली हैंडल करते हैं वो सिखाएंगे। जैसे बीपी नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से, जैसे हार्ट की साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, ऐसे ही लंग्स की फंक्शनिंग को क्लिनिकली चेक करते हैं, लंग्स ठीक से काम कर रही है या नहीं, बाय स्पायरोमीटर। हो गया? हाँ, सैलरी नहीं बताई गुरु माँ लेक्चर सारा दे दिया। चलिए, हो गया बेटा यहां तक? चल, अब मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, अगर आपको ये समझना है लंग्स नॉर्मली फंक्शनिंग कर रही हैं या लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले नॉर्मल आपको आना चाहिए। बेटा कुछ वॉल्यूम्स अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, जिन्हें कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। प्लीज लिखिए, पल्मोनरी वॉल्यूम। 4 पल्मोनरी वॉल्यूम्स हम पढ़ेंगे। 4 बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, जब हम नॉर्मली सांस लेते छोड़ते हैं, नॉर्मली, अभी हम शांत हैं, आराम से, नॉर्मली इनहेल एक्सेल, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ऐसा लग रहा है मैं बेड पे बैठ के, आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देख रही हूं, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ये 500 ml होती है, आधा लीटर। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं टाइडल वॉल्यूम। हमारे लंग्स की नॉर्मली जो हम सांस लेते छोड़ते हैं वो वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और वो होती है 500 ml। दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम अंदर लेंगे नॉर्मली, इंस्पायर्ड, और अंदर लेंगे तो बाहर भी छोड़ेंगे, एक्सपायर्ड, ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो हम 500 ml हवा अंदर लेते हैं और 500 ml ही बाहर छोड़ते हैं। 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग या नॉर्मल रेस्पिरेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्मल। नाउ
अगर मैं आपसे पूछूं कि हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं, 1 मिनट में कितनी हवा लेते हैं, 1 मिनट में, तो आप कहोगे गुरुमा एक बार में आप 500 ml लेती हो और 1 मिनट में आप 12 से 16 बार सांस लेती हैं। आप 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेती हैं और हर बार आप 500 ml लेती हैं, हर बार। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल इजी है बेटा। एक बार में 500 ml हवा अंदर ली और उतनी ही छोड़ रहे हैं हम, तो हम एक काउंट कर लेते हैं 500 ml, और ऐसा मैं 12 बार मिनिमम कर सकती हूं, मिनिमम, और मैक्सिमम 16 टाइम्स, मैक्सिमम, यानी 6 लीटर से 8 लीटर हवा हम 1 मिनट में लेते छोड़ते हैं, 1 मिनट में, पर मिनट, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको बोल देंगे 400 ml टीवी है और 18 टाइम्स ब्रीदिंग करता है पर मिनट, तो आप इसका पर मिनट कितना वॉल्यूम है निकालिए, तो आपको 400 मल्टीप्लाई बाय 18 करके आंसर निकालना पड़ेगा। इसे बेटा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी कहते हैं, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम रेस्पायर कर रहे हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, सपोज मैंने 500 ml एयर ले ली, पर मैं और एक्स्ट्रा लेना चाहती हूं, मेरी बॉडी को जरूरत है, मेरी बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं एडिशनली 2500 से 3000 ml यानी 2500 से 3000 ml और एक्स्ट्रा इनहेल कर सकती हूं। क्या मैं इसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल सकती हूं नादान परिंदों? क्या मैं इसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल सकती हूं? नॉर्मली मैं इतनी इनहेल नहीं करती हूं, लेकिन ये रिजर्व है मेरे पास, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं कर सकती हूं, तो मैं इतनी और एक्स्ट्रा इनहेल कर सकती हूं, मेरी लंग्स में ताकत है। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी दिस इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inhaled or inspired after normal inspiration, after normal inspiration forcefully, by forceful inspiration। नॉर्मली मैं 500 ml लूंगी, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्सफुली मैं और एक्स्ट्रा नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद मैं और एक्स्ट्रा फोर्सफुली इतना ले सकती हूं। अब मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी ने ये एडिशनल वाला वर्ड रिमूव कर दिया है, रिमूव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। ये वर्ड, पहले ये वर्ड था, अब ये वर्ड रिमूव कर दिया है। ये वर्ड क्यों रिमूव करा है उसका लॉजिक समझो बेटा। फोर्सफुल ऑलरेडी लिखा है ना, फोर्सफुल का मतलब ही है कि नॉर्मल से एडिशनल, नॉर्मल से एक्स्ट्रा जो ले रहे हो, इसीलिए अब एनसीईआरटी ने ये एडिशनल शब्द को हटा दिया। तो नॉर्मली मैं 500 ml एयर लूंगी, इसे टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे, और जो मैं एक्स्ट्रा और फोर्सफुली लूंगी एडिशनली, उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। ऐसे ही मैं नॉर्मली जो एक्सपायर करूंगी वो टाइडल वॉल्यूम है, और जो मैं एक्स्ट्रा और कर सकती हूं और उसे कह देंगे मेरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, ERV। और ये होती है प्यारे प्यारे नादान परिंदों 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml, ERV, ERV। यानी हम कह सकते हैं दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर, कायदे से एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर
that can be expired by forceful expiration after normal expiration. पहले नॉर्मली सांस छोड़ेंगे 500 ml, पहले नॉर्मली सांस छोड़ेंगे 500 ml, उसके बाद और एक्स्ट्रा जो हम एक्सेल कर सकते हैं बाय फोर्सफुल. बेटा फोर्सफुल वर्ड के कारण एडिशनल वर्ड को एनसीईआरटी से हटा दिया. फोर्सफुल का मतलब ही है एक्स्ट्रा, नॉर्मल से बाद, नॉर्मल के एडिशन में. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को यहां तक समझ आ गया, मजे आ गए, लिख लिया, डन डना डन डन कर दो. नॉर्मली जो सांस लेते छोड़ते हैं एक बार में वो 500 ml है. एक्स्ट्रा ले सकते हैं फोर्सफुली, वो IRV. एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं नॉर्मल के बाद और एक्सपायर कर सकते हैं, दैट इज ERV. अब मेरी बात ध्यान से सुनना नादान परिंदों. सपोज करो कि मैंने नॉर्मली 500 ml एक्सपायर की टीवी, और मैंने और 1000 से 1100 जो मेरा दम है वो भी एक्सपायर कर दी फोर्सफुली. अगर मैंने सारी हवा निकाल दी तो लंग्स कोलैप्स हो जाते, पर ऐसा कभी नहीं होता. याद है, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, वो ट्रेकिया को लो एयर प्रेशर पर भी ओपन रखते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं. बेटा एक्चुअली हमारा जो पूरा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्विला है, वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ एयर कभी लूज नहीं होती, हमेशा रहती है, ऑलवेज. फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में भी बचती है, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. फोर्थ वॉल्यूम होती है रेसिडुअल वॉल्यूम, RV, रेसिडुअल वॉल्यूम RV, और ये होती है 1100 से 1200 ml. ये वो हवा है जो कभी बाहर नहीं निकलेगी, इतनी हवा हमेशा लंग्स में मौजूद रहती है. सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that remains in lungs even after forceful expiration. पहले नॉर्मल एक्सपायर किया, फिर फोर्सफुल एक्सपायर किया, फिर भी कुछ हवा हमेशा रहेगी लंग्स के अंदर. ये लंग्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोलैप्सिंग. इसी के कारण हमारी लंग्स कोलैप्स नहीं करती, पिचकती नहीं है. प्रिवेंट्स लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग. नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना. बेटा स्पायरोमीटर ना ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको MBBS में बताएंगे, और इस पे ऐसी मार्किंग्स रहती हैं, इस तरीके से मार्किंग्स रहती हैं, ऐसी मार्किंग्स. वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि इसको लीजिए आप और इनहेल करो. बोलते हैं आपसे नॉर्मली सांस लो छोड़ो, और जैसे वो साइकिल में हवा नहीं भरते, टायर में हवा भरने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ कुछ वैसा ही होता है. तो ये जितनी हवा आप लोगे उतना ऊपर उठेगा. तो पता चल जाता है 500 ml, कोई 300 ml ही ले छोड़ पा रहा है, मतलब उसकी लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रही हैं. वो 500 ml टीवी नॉर्मल नहीं है, लेस हो गई है, लंग्स अच्छे से वर्क नहीं कर रही है. फिर ढूंढेंगे रीजन क्यों नहीं कर रही है. या मान लो उसने नॉर्मली सांस ले ली 500 ml, अब उसको बोलते हैं और फोर्सफुली इनहेल करो, तो देखते हैं वो कितनी ले पा रहा है. मान लो वो 1500 1600 ही इनहेल कर पा रहा है, मतलब उसकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम हो गई है, मतलब लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रही हैं. फिर ऐसे ही बोलेंगे नॉर्मली सांस छोड़ो, तो 500 ml हवा आनी चाहिए बाहर. फिर उसको बोलेंगे और एक्स्ट्रा करो, तो 1000 से 1100 ml एक्सपायर होनी चाहिए. मुझे जरा सोचकर बताओ, क्या आप लंग्स में कितनी हवा बची है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, यस या नो? सोचो 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 सोचो. मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि सांस लेना छोड़ना, तो ये मशीन ऊपर नीचे होगी कांटा.
एडिशनली कितनी ले रहे हो छोड़ रहे हो उसमें भी ये मशीन से पता चलेगा, बट लंग्स के अंदर कितनी बची है ये कैसे पता करोगे? ये थोड़ी ना इससे पता कर सकते हो, कांट मेजर। ये एक बार साउथ के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि कौन सी वॉल्यूम है जो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता, इसे नहीं मेजर कर सकता। आया समझ में लॉजिक? यानी मैंने आपको 4 बताई हैं, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम। ये बताई मैंने आपको 500 ml, ये बताई 2500 से 3000 ml, ये बताई 1000 से 1100 ml और ये बताई 1100 से 1200 ml। मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर आप गौर से देखें तो यहां पर 1100 कॉमन आ रहा है, यहां भी 1100 है, यहां भी। अगर एक चॉइस आएगी तो इसको 1100 और इसको 1200 मान लेते हैं। चलो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? इन वॉल्यूम से कैपेसिटीज कैसे बनेंगी वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ये बेटा एक एक शब्द मैंने आपको लिखवा दिया है, ये भी मैंने बता दिया है। जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये एडिशनल वर्ड काट दिया है क्योंकि ऑलरेडी फोर्सफुल वर्ड लिखा हुआ है, तो एडिशनल की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको ये वाला यहां तक पढ़ा दिया है, यहां तक बता दिया है। चलिए करिए क्वेश्चंस। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, करिए। एक्सपिरेशन के टाइम डायफ्राम का क्या होगा? बेटा नॉर्मली डोम शेप्ड है, कॉन्ट्रैक्ट करता है इनहेलेशन के टाइम फ्लैट हो जाता है, इनहेल जब करते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी फ्लैट होता है, और रिलैक्स करता है एक्सहेलेशन के टाइम वापस नॉर्मल। नॉर्मल मतलब डोम शेप्ड, नॉर्मल मतलब डोम शेप्ड। 52% ने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट करिए ट्राई। नॉर्मल इनहेलेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल वाली इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और नॉर्मल एक्सहेलेशन में ये दोनों रिलैक्स करते हैं, दोनों। बेटा अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप नॉर्मल एक्सपिरेशन ही मानोगे। अगर फोर्सफुल पूछना है तो वो लिखेंगे फोर्सफुल, वो हिंट देंगे कुछ ना कुछ। 80% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज की एपिग्लॉटिस थी, बट ये वाली हाईलाइन कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। हमने पढ़ा था, एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा था और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो हमारा आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। 72% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट में आंसर कर दो मेरे प्यारे नादान परिंदों। ब्रीदिंग वैसे तो 12 से 16 टाइम्स है पर मिनट, लेकिन ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्लोजेस्ट, इसके सबसे पास वाला ऑप्शन निकालना पड़ेगा, जो यहाँ पे 14 to 18 हो जाएगा। जिसका भी पोल में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे प्यारे नादान परिंदों, प्लीज चैट्स में आंसर कर दो, ज्यादा टेंशन मत लो, अपने को पता होना चाहिए अपन कितना सही कर रहे हैं। 85% ने सही किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है साउथ के एग्जाम्स में, एक बार ट्राई करो, देखो ध्यान से। एक एक्सीडेंट हुआ, एक मैन इमीडिएटली डेथ हो गई, हालांकि कोई इंजरी नहीं थी, ब्रेन में, किडनी में, स्टमक में, हार्ट में, कहीं कोई चोट नहीं लगी, बस एक्सीडेंट हुआ और इंसान मर गया। क्या कारण हो सकता है? बेटा डायफ्राम वाली मसल अगर पंक्चर हो गई, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इनहेलेशन की यही मेन मसल है, O2 अंदर नहीं आएगी, एक्सहेलेशन नहीं होगा, CO2 बाहर नहीं जाएगा, तुरंत डेथ होती है, ब्रीदिंग स्टॉप हो गई, ब्रीदिंग डायफ्राम के कारण। 75% ने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम का क्या मेन पर्पस है, मेन फंक्शन? बेटा देखो, थोरैसिक केज के अंदर रिब्स हैं, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है, डायफ्राम है, और ये सब मिलके लंग्स, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है, और इसके ऊपर थोरैसिक और नीचे एब्डोमिनल कैविटी भी है। यानी वैसे तो ये सारी बातें सही हैं, बट जो सबसे बड़ा फंक्शन मेन है वो ये है, ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ इसका रोल है।
अब ब्रीदिंग अलग से दिया है तो हम रेस्पिरेशन को सेल के अंदर वाला रेस्पिरेशन मान लेंगे, और इसका भी मेन फंक्शन इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहां तो हड्डियां, बोन्स भी हैं, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एक्सेट्रा. सो दिस विल बी द बेस्ट चॉइस. 45% ने सही आंसरिंग की है. चलिए इसको रहने दीजिएगा. ये करो ट्राई. आया हुआ क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं. 2 क्वेश्चंस और हैं. अगर थोरैसिक वॉल बट नॉट लंग्स पंक्चर, लंग्स को कोई डैमेज नहीं किया, बट वो जो थोरैसिक वॉल है यानी इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह हैं उसमें अगर पंक्चरिंग कर दी तो क्या होगा? बेटा अगर थोरैसिक वॉल कोलैप्स कर जाएगी तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, लंग्स का प्रेशर भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, यानी ब्रीदिंग ही स्टॉप हो जाएगी बेटा, वो इंसान मर जाएगा, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगी. 65% ने सही आंसरिंग की है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेंटिलेशन. वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं. ब्रीदिंग के लिए 2 मेन मसल्स हैं, एक डायफ्राम और एक इंटरकॉस्टल. उसमें भी नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन में एक्सटर्नल वाली है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में इंटरनल वाली है. बट बेस्ट चॉइस हमारे लिए यही होगी क्योंकि बोथ इज द बेस्ट चॉइस. बोथ इज द बेस्ट चॉइस. 75% ने एकदम सही आंसरिंग की है. चलो एक और क्वेश्चन मजेदार आपके लिए, करिए ट्राई. इंस्पिरेशन के टाइम एयर लंग्स में क्यों जाती है? बेटा इनहेल करना है, हवा अंदर लेनी है, तो अंदर प्रेशर लो होना चाहिए. प्रेशर लो होना चाहिए और वॉल्यूम हाई होना चाहिए. प्रेशर लो होना चाहिए और वॉल्यूम हाई होना चाहिए. प्रेशर लो होना चाहिए और वॉल्यूम हाई होना चाहिए. तो यहां पर ये अलग अलग है, पर यहां दोनों चॉइसेस हैं, तो ये बेस्ट आंसर होगा. और मसल्स कभी भी लंग्स में नहीं है. लंग्स में हम डायरेक्टली वी कैनॉट ऑल्टर द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, दे डोंट हैव मसल्स. 70% ने एकदम परफेक्ट आंसरिंग की है. तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है. मैं एक बार आपको याद दिला दूं, जितने भी स्टूडेंट्स का बैकलॉग है वो प्लीज कल शाम को 5 बजे YT चैनल पर आ जाएं, यकीन वाले, जहां पर मैं पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को 1 शॉट में रिवाइज कराऊंगी, आपका बैकलॉग क्लियर करवाऊंगी, जिसमें हम एनिमल टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच